दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस खास कार्यक्रम कैसा रहा आज का दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। सैनिकों की ठेका भर्ती के खिलाफ पूरे देश में चल रहा आंदोलन न केवल विस्तारित हुआ है बल्कि उसने अब नई गहराई ले ली है। विस्तार के स्तर पर अगर कहा जाए तो पहले उत्तर भारत में दिख रहा था, आज वो साउथ इंडिया में पहुंच गया है। सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना में आता है, वहां बताया जा रहा है कि आज 5,000 की संख्या में युवा स्टेशन में घुस गए और 4-5 ट्रेनों को उन्होंने आग लगा दी और उसे बताया जा रहा है कि पुलिस की फायरिंग में एक युवा की मौत भी हो गई है। और इसके साथ ही अगर लौटते हैं बिहार, तो बिहार की तस्वीर आज उससे आगे बढ़ गई है। आज यहाँ उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, उनके घर पर हमला हुआ है। बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनके घर पर हमला हुआ है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 4 ट्रेनें जो हैं जगह जगह जला दी गई। छात्र आज फिर उन्माद में थे, उग्र थे और उनका प्रदर्शन बिहार में कल जैसा था उससे आगे बढ़ गया है। और कल उसको आगे बढ़ाते हुए 18 जून को कल उन्होंने बिहार बंद का कॉल भी दे दिया है। तो बिहार का इस आंदोलन की केंद्रीय धुरी बनता जा रहा है और उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में बलिया में, बनारस में, देवरिया में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, मथुरा और अलीगढ़ जगह जगह आंदोलन हुए हैं। और अब दिल्ली भी इससे पीछे नहीं रही। आज दिल्ली में कई प्रदर्शन हुए हैं, कई संगठनों के नेतृत्व में। आयशा आरवाईए के साथ साथ आप आम आदमी पार्टी का संगठन था, उसका भी बैनर था, वहां दिख रहा था। और बताया जा रहा है कि आज आईटीओ पर प्रदर्शन हुआ है। कई छात्रों को डिटेन किया है दिल्ली पुलिस ने और कुछ गिरफ्तारियां हुई और साथ ही कहा जा रहा है कुछ तोड़फोड़ भी हुई है। राजस्थान में इसका नेतृत्व वहां की एक पार्टी ने संभाल लिया है जो पिछले दिनों एनडीए की गठबंधन में थी और वो जो है पूरे प्रदेश में नेतृत्व कर रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां नागौर के जो सांसद है उसकी अगुवाई कर रहे हैं। हरियाणा में फरीदाबाद में जो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और उत्तराखंड में भी प्रदर्शन की सूचना मिली है। तो कह सकते हैं कोई ऐसा इलाका नहीं, बंगाल तक में प्रदर्शन हुआ है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां इस मामले को लेकर के छात्र सड़क पर ना उतरे हों, नौजवान सड़क पर ना उतरे हों। अब इसमें जो सरकार का रवैया है बेहद ही गैर जिम्मेदाराना, जन विरोधी और जो कहा जाता है जनमत की अनदेखी करने वाला। आज जो है कुछ नए कहिए तो लालच दी गई है सरकार की तरफ से। उसमें कहा गया है कि जो एज है 21 की गई थी, 17.5 से 21, उसको बढ़ा के 23 कर दिया गया है। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि इससे जो है युवाओं को बहुत फायदा मिलेगा, जो निराश थे वो उनको जो है शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, लेकिन बड़ी खबर है जो सुबह सबसे पहले अगर पेपर आप उठाए हों तो देखे होंगे कि CII का एक बड़ा विज्ञापन दिखा है फ्रंट पेज पर। CII जो कॉर्पोरेट का संगठन है, पूंजीपतियों का संगठन है, उसमें बताया गया है कि इस स्कीम की, इस योजना के क्या फायदे हैं और अगर वहां छात्र युवा 4 साल की नौकरी के बाद, ठेके की नौकरी के बाद बाहर आते हैं तो उनको वो जो है रोजगार देगा। अब इनसे पूछा जाना चाहिए, अभी तक इस देश के अंदर जो छात्र बेरोजगार हैं, 45 सालों के बाद पहली बार बेरोजगारी का आंकड़ा जो है ऐतिहासिक रूप से खतरे के निशान को पार कर गया है। आप उस समय उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं तो जो वहां से लौट करके आएंगे उनको रोजगार क्या देंगे, एक बड़ा सवाल बन जाता है। बहरहाल कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कोई ऐसी योजनाएं ले आते हैं तो ना तो जनता से पूछते हैं और ना ही संसद से पूछते हैं। हाँ, कारपोरेट से जरूर पूछते हैं और यह विज्ञापन बता रहा है कारपोरेट से उनकी बातचीत हो चुकी है और उसी की राय के मशवरे के साथ ही ये सामने आया है। अब शुरुआत करते हैं लाल बहादुर जी से। पहले परिचय कर लेते हैं। कृष्णकांत जी हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयरफोर्स से और पायलट रहे हैं और विमान चलाते रहे हैं, लेकिन इस समय अब जमीनी स्तर पे जो आंदोलन है उसको भी चलाने और उसके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत नजदीक से खबर रखते हैं तमाम गतिविधियों पर जो समाज, राजनीति और देश की व्यवस्था में हो रही है। प्रोफेसर रविंदर गोयल जी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। एक बार फिर हम लोग जो है इनसे तमाम मुद्दों पर, जिससे जुड़े हुए मुद्दों पर बात सुनेंगे। लाल बहादुर सिंह जी हैं जो छात्र नेता रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, लोकप्रिय नेता रहे हैं और इस दौर में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और वेबसाइट्स में लिख करके इस दौर की जो जरूरत है उसके मुताबिक जो जन विरोधी नीतियां हैं सरकार की उसके खिलाफ लगातार अपनी बातें अपने तरीके से कह रहे हैं। YS गिल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार हम लोग कार्यक्रम में बने रहते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं लाल बहादुर जी से।
क्योंकि लाल बहादुर जी छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं। कई छात्र आंदोलनों की इन्होंने अगुवाई की है। छात्र संघ में रहते हुए जो प्रदर्शन लखनऊ में हुआ था, वहां उस समय वोरा राज्यपाल हुआ करते थे, वो आज भी याद किया जाता है जिस तरह से वहां प्रदर्शन किया था छात्रों ने। लाल बहादुर जी, ये जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, जो छात्र नौजवान इसमें सड़कों पर हैं, कि क्या ऐसा कोई आंदोलन पहले कभी देखा है? किस रूप में ये अलग है और ये कैसे जो है किस क्या दिशा ले रहा है? देखिए, आपने जो चर्चा किया महेंद्र जी, उस दौर में जब रोजगार पर आंदोलन होते थे तो मूलतः प्रचारात्मक आंदोलन थे। वो रोजगार का अधिकार सबको मिलना चाहिए, इस पे बेसिकली प्रोपेगेंडा के मूवमेंट, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी। लेकिन आज जो स्थिति है, अब ये कोई प्रचार का या थ्योरेटिकल सवाल नहीं रह गया। ये आज इस देश के करोड़ों नौजवानों की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया है, उनके अस्तित्व का सवाल बन गया है। तो जाहिर तौर पर इस समय जो रिस्पांस है इस सवाल, वह भी पहले के किसी भी समय की तुलना में उसकी तीव्रता और उसकी व्यापकता वह अभूतपूर्व है। आज जो घटनाएं हुई हैं, पूरी ये जो हिंदी उर्दू पट्टी है, उसके तकरीबन सभी राज्यों में, और जैसा आपने बताया दक्षिण के राज्यों में भी वो पहुंच गई है। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो इस बात को दिखा रही हैं कि नौजवानों के अंदर जो लंबे समय से रोजगार के सवाल पर एक पेंट अप एंगर था, एक आक्रोश दबा हुआ था, उसका जैसे विस्फोट हो गया है, उसका एक्सप्लोजन हो गया है। नौजवान ये जो अचानक प्रधानमंत्री ने और उनकी सेना ने, उनके रक्षा मंत्री ने नई योजना घोषित किया, नौजवानों को ये लगा कि उनको चीट किया गया, उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिसको कह भी रहे हैं। मीडिया के माध्यम से सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसको ये रंग दे दिया जाए कि ये सब विपक्षी पार्टियों की शाह पर हो रहा है, विपक्षी पार्टियां करवा रही हैं। लेकिन ये आरोप हास्यास्पद है। विपक्षी पार्टियां अगर इतनी ही ताकतवर होती और इस देश के नौजवानों के साथ उनका इतना ही कनेक्ट होता, नौजवानों के सवाल पर उनकी इतनी ही संवेदना होती, तो आज जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चक्रवर्ती सम्राट बने घूम रहे हैं, वो संभव ना होता। ये दरअसल नौजवानों का एक स्वतः स्फूर्त उनकी प्रतिक्रिया है, जिसको हम इस समय पूरे देश में देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये अगर इसको एक संगठित लोकतांत्रिक दिशा मिली, तो ये एक जिस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ था पिछले दिनों, उसी तरह से एक बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन के रूप में ये खड़ा हो सकता है। मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े वायदे किए थे 8 साल पहले, और एक के बाद लगातार अपनी नीतियों से, अपने कदमों से उन सब के साथ उसने विश्वासघात किया। देखिए, जॉबलेस ग्रोथ तो पहले भी थी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, न्यू लिबरल पॉलिसीज थी, जॉबलेस ग्रोथ तो पहले भी थी। वो 91 से प्रक्रिया चल रही थी, मनमोहन सिंह के दौर में भी चल रही थी। लेकिन मोदी सरकार ने नौजवानों की वह जो बेरोजगारी के खिलाफ हताशा, निराशा थी, उसको इनकैश किया। 2014 में बड़े पैमाने पर नौजवानों का वोट हासिल किया और सत्ता में आए। लेकिन सत्ता में आने के बाद जो उसके पहले के हालात थे, दरअसल उससे भी बदतर हालात। मोदी ने लगातार एक के बाद दूसरे ऐसे मिस एडवेंचर्स किए, ऐसे
कदम उठाए, ऐसी नीतियां अख्तियार किया जिससे जो रोजगार के अवसर थे भी वो भी खत्म होते चले गए। जी जी, अब अब आएंगे, ये अभी जो इसको 10 और लाख बढ़ाएंगे। रोजगार की बात कह रहे हैं, जी ठीक है। कृष्णकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप उस हिस्से से जुड़ते हैं जो कहिए तो अभी तक सेना में रहते हुए, मतलब सेना के रिटायर्ड जो फौजी हैं, तमाम सेना के पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, वो सरकार के साथ हुआ करते थे। माना जा रहा है कि इस दौर में कुछ चीजें वहां जब से घोषणा हुई है वहां भी एक विरोध शुरू हो गया है, यह इसका विरोध है। आज राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि जो एज है 17.5 से 21 थी, 2 साल और बढ़ा दे रहे हैं, 23 कर दे रहे हैं। क्या उससे कुछ असर पड़ेगा? क्या लड़के जो उससे कुछ जो है मतलब सहमत होंगे और आंदोलन करने से अपने को रोकेंगे और फिर तैयारी में जुट जाएंगे? इसके साथ इन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर एग्जाम शुरू हो जाएगी, भर्ती शुरू हो जाएगी, लिहाजा आप उसकी तैयारी में जुटिए। इससे क्या कुछ आंदोलन कमजोर पड़ सकता है? देखिए, हमारे पूर्व वक्ता ने जो कहा कि यह बेरोजगारी का जो आलम है, जो दौर चल रहा है, वह भयानक स्थिति ले चुका है। आपने भी अपने शुरुआती दौर में कहा आज के बात में कि यह पिछले 40-45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यह जो तथाकथित आपका ये फौज में जो 3 या 4 साल का, जिसे कॉन्ट्रैक्ट आप जॉब भी कह रहे हैं या बहुत सारे लोग कह रहे हैं, है ना, यह चाहे अग्नि वीर हो या जो भी हो, कुल मिला के 40,000 बेरोजगारों की यदि हम संख्या सही में जोड़े तो 20 से 40 करोड़ के बीच में कहीं भी है। उसमें 40,000 तो एक ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं थे। लेकिन उसने एक आग का काम किया, उसने एक स्पार्क का काम किया इन हमारे मजदूरों के बीच में, नौजवानों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में भड़काने का। यह सरकार को इसका ख्वाब नहीं था, सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा था, ना ही उनके वैसे लोग जो थिंक टैंक कहते हैं, जो ये सारा प्लान बना के लाए होंगे कि हम फौज के ऊपर खर्च कम करेंगे, उसी कारण लाए थे। कल इसकी हमने चर्चा काफी डिटेल में की है। और इसलिए 2 साल बढ़ाएं, 4 साल बढ़ाएं, 40,000 या 45,000 को बढ़ा के 90,000 कर दें, 4 साल को बढ़ा के 6 साल कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, अब स्थिति यह देखनी है कि जमीनी स्तर पे जो आंदोलन बढ़ रहा है पिछले 3 दिनों में, अभी आपने कहा कि साउथ में भी जा चुका है, दक्षिण भारत में भी, पूर्व भारत में शायद अभी हमें खबर नहीं मिल रहा, लेकिन पश्चिमी भारत में और सेंटर में तो है ही है, बिहार, यूपी, जितने भी जगह है। केवल उन्हीं जगहों में नहीं जहां से कि लोग फौज में आते थे, बल्कि वैसे सारे जगहों में जहां के लोग पढ़ लिख के, इसके पहले रेलवे का भी एग्जाम का था और भी कई सारे एग्जाम हुए। मुझे आज ऐसे कुछ लड़के मिले जिसमें करीब 6 से 9 हजार शायद सीएपीएफ, वो पारामिलिट्री फोर्सेस में उनकी भर्ती के लिए निकाला गया था। कुल शायद 6 या 9 हजार किए गए थे और उन्होंने 3 या 4 हजार को लिया ही नहीं और वो संघर्ष में शामिल। उन्होंने काफी लंबे समय तक 27-28 दिन तक आमरण अनशन भी किया, लेकिन सरकार की मतलब बिल्कुल हिले तक नहीं। लेकिन अब वो परिस्थिति आ गई है जिसे हम कहते हैं कि क्रांतिकारी परिस्थिति या उफान आ गई, जो ये ऑल ऑफ ए सडन है। ये किसी का प्लान नहीं, विपक्षी का कोई हाथ नहीं है, जैसा हम लोग भी समझते हैं, सब कोई कहते हैं विपक्षियों का प्लान नहीं है। दुर्भाग्य यही है कि यह जो स्वमस्फूर्त आंदोलन है, इसको लीड करने के लिए प्रोग्रेसिव या रिवोल्यूशनरी फोर्स जो होने चाहिए थे, उनकी कमी है। दिल्ली में जरूर ऐसे कुछ लोग आए हैं, ऐसा है, या आपने वो रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन की बात की और कई जगहों पे हुआ है, वह बड़े ही, वो भी बिखरे हुए हैं, उनकी ताकत कम है। हाँ, यदि फ्रंट के रूप में जितने भी बिखरे हुए लोग यदि एक साथ आ जाए, इस स्थिति को समझें कि यह एक ऐतिहासिक स्थिति बन सकता है, तब सही में यह छोटे मोटे अग्निवीर हो, अग्निशूर, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसको बिल्कुल दरकिनारे करें। अब मसला उससे आगे आ चुका है और उस आंदोलन का रूप ले चुका है जो ना केवल मोदी सरकार को, बल्कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी आधार बन रहा है उसको भी ध्वस्त करने के लिए तैयार। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविंदर जी, मैं आपसे पूछूं, सुबह सीआईआई का जो विज्ञापन आया है उसमें कहा गया है बहुत 3-4 पॉइंट में कि वो जब जो भी स्टूडेंट यूथ हैं जो भर्ती होंगे सेना में 4 साल के, अगर वहां से लौटते हैं तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था वो करेंगे। क्या माना जाए कि सरकार और कारपोरेट के बीच पहले इस पर बातचीत हो चुकी है,
दोनों की मिली भगत नेक्सस के साथ ये पॉलिसी तैयार हुई है। और जबकि आमतौर पर होना ही चाहिए कि संसद में बात होनी चाहिए, विपक्ष को विश्वास में लिया जाना चाहिए, और इतने बड़े स्तर पर कोई एक नीतिगत अगर कोई फैसला हो रहा है, नीतिगत बदलाव हो रहा है, वो भी सेना जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, तब उसमें सबको अंधेरे में रख करके क्या नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र को पूरा जो खारिज किया जा रहा है? और किस रूप में देखा जाए? जी, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं कि सीआईआई का एडवर्टाइजमेंट इस चीज का सबूत है जो हम लोग कई बार कहते रहे कि यहाँ जो आजकल नीतियां बन रही हैं, बड़े पूंजीपति और सरकार की शय पर नीतियां बन रही हैं, और उसके अंदर आम जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनको विश्वास में नहीं लिया जाता। और इसके बारे में भी यही सही है। अब तो मिलिट्री वाले भी कहने लगे हैं कि हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। विपक्ष के भी कुछ पार्टियां कहने लगी हैं कि हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। देखिए, इस आंदोलन को अगर समझना है, पहली चीज तो यह है कि ये एक सरकारी उस साजिश का हिस्सा है जिसके अंदर के आम जन हितैषी नीतियों पर वो पैसा कम से कम खर्च करना चाहते हैं, जो बचा ले वो बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो फायदा अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो नीति है ये उसी का एक हिस्सा है। और ये जो लोगों का विस्फोट है वो मूलतः बेरोजगारी के खिलाफ विस्फोट है, जिसने के इस रूप में शक्ल ली है। ये बात सही होते हुए भी कि ये एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन है, यह बात सही होते हुए भी कि इसके पीछे बहुत कोई योजना नहीं थी, लेकिन एक मामले में ये आंदोलन निर्णायक, एक मामले में ये आंदोलन महत्वपूर्ण है कि एक तो इसने चुन चुन करके जो निशाने बनाए हैं, निशाने वो बनाए हैं जो कि नौजवानों के गुस्से के जिम्मेवार है। कल तक वो नौजवान जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ये भाषण लगा रहे थे कि हिंदू रहेगा तो देश रहेगा, वो नौजवानों ने बिहार में, हरियाणा में भी बीजेपी कार्यालय को अपना टारगेट बनाया, क्योंकि उनको धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। दूसरी बात जो देखनी है कि इसके अंदर संभावनाएं बन रही है। हरियाणा के अंदर नौजवानों के जुलूस को चड़ूनी ने भाषण वहां दिया है, राकेश टिकैत ने भी इसके बारे में कहा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी उसे समर्थन किया है। एक किसानों के साथ एकता एक बन रही है। तीसरी बात जो देखने की और जो हमको समझना होगा, ये मामला केवल, जैसा कि लाल बहादुर भाई ने भी बताया, ये मामला केवल फौज में भर्ती का नहीं है, ये मामला दूरगामी तौर पर रोजगार के सवाल का है। और इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आडवाणी जी के एडवाइजर सुधेंद्र कुलकर्णी ने एक लेख लिखा है आज ही, जिसमें वो कहते हैं कि सरकार को फार्म लॉज की तरह इसको भी वापस लेना होगा। हो सकता है ये हो। आखिरी बात, अग्निपथ स्कीम वापस होने के बाद भी इस देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जो बात समझनी होगी वो ये है कि इसके लिए एक वैकल्पिक आर्थिक मॉडल के साथ ही होगा, और वो राजनीतिक पार्टियां जब पहल लेंगी तभी होगा। अभी अगर ये आंदोलन तात्कालिक तौर पर ये वापस हो भी जाए, तब भी ये जो सरकार का जो चरित्र है, जैसा किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया है, आश्वासन देके इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी की कमेटी बनाएंगे, आज तक नहीं बनाई है, ऐसा ही धोखा ये नौजवानों के साथ करेंगे। इसलिए देखा जाए क्या होता है क्या नहीं होता, ये आगे की तरफ विचारने की बात। गिल साहब, मैं स्पेसिफिक सवाल अगर आपसे पूछूं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो नई व्यवस्था ले आई जा रही, जिसका कि सारा जो है सीआईआई या कारपोरेट अपने तरीके से कर रहा है, कि अब जो है सैनिकों को उनको दिया जाएगा, सैनिकों खुद जो है भर्ती करेंगे, ट्रेंड होंगे सरकार के पैसे से और जाएंगे काम करेंगे पूंजीपतियों के लिए। तो वो एक सेना बनाएंगे और पर्सनल अपने प्रॉफिट के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी उसको इस्तेमाल करेंगे, बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। क्या माना जाए कि एक दौर में कहा जा रहा है, मुगलों के दौर के पहले मुगलों में रेगुलर सेना हुआ करती थी, मुगलों के पहले कोई ऐसी रेगुलर सेना नहीं होती थी, वो वारलॉर्ड्स हुआ करते थे, इस तरह के बड़े बड़े नाम होते थे, वो जो सेना अपनी गठित करते थे और जरूरत पड़ने पर लोगों को बेचते थे और उनका इस्तेमाल होता था। क्या उस दौर, उस फेज में हम जा रहे हैं? इस तरह कोई एक जो है पर्सनल सबकी आर्मी होगी और वो जो है जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने देश के अंदर भी बेचेगा और बाहर भी बेचेगा, इस तरह की बात आ रही है, इस तरह से देखा जा सकता है? ऐसा तो मैं नहीं सोचता हूँ, कुछ ज़्यादा हो गया क्या ना, कि इस तरह वारलॉर्ड्स हो जाएंगे, वारलॉर्ड आ जाएंगे। वारलॉर्ड्स इतने बड़े सरकारी तंत्र जो है, इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, इतना वारलॉर्ड बनना इतना आसान काम नहीं है, ये कुचल देंगे उसको। ये चाहेंगे सेंट्रलाइज्ड आर्मी चाहेंगे। अच्छा, जो सीए वाले बात करें, सीए
जो CII बात कर रही है, CII क्या जॉब देगी? गार्ड्स की जॉब देगी? क्या गार्ड्स को ट्रेन किया जा रहा है? क्या गार्ड्स या बॉडी गार्ड्स को ट्रेन किया जाएगा? कितने बॉडी गार्ड चाहिए, कितने गार्ड चाहिए? पहले भी गार्ड्स हैं, पहले भी बॉडी गार्ड्स हैं, उनकी हालत क्या है? ये जो बात कर रहे हैं तो वाहियात बात है। और जहाँ तक सवाल है कि 3 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, पर हम लोगों ने सोचा नहीं था ये होगा। अचानक इतना विस्फोट होगा, इतना ज़बरदस्त विस्फोट होगा। इससे पता लगता है कि लोगों की हालत कितनी ख़राब है, नौजवानों में कितना रोष है। ये कंडीशन जो है, जो बोलते हैं ना, परिस्थिति बन चुकी है। विस्फोट की परिस्थिति थी जो हम देख नहीं पा रहे थे, जो आज नज़र आ रहा है। विस्फोट हुआ है वो स्वतःस्फूर्त है, उसमें स्पॉन्टेनियस है, किसी का कोई रोल नहीं है। अभी ये रोल होना चाहिए। इनफैक्ट जो किसान आंदोलन, किसान यूनियन है, जो मजदूरों की यूनियन है, बाकी यूनियंस है, स्टूडेंट्स की, यूथ की, सबको साथ आना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। सवाल खाली अग्नि या ये अग्निपथ या अग्नि जो भी वीर या जो भी बनाना चाहते हैं इसका नहीं है। ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है रोजगार के लिए, और ये आंदोलन बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, और लोगों को उस तरह से उसको डायरेक्शन देना चाहिए ताकि पीसफुली एक बड़ा आंदोलन बने, ताकि रोजगार के लिए प्रेशराइज किया जाए गवर्नमेंट पर, जो कि ये सरकार, ये जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा आइडिया है, जो है न्यू लिबरल सरकार का एक ही आइडिया है कि रोजगार कम किया जाए, ऑटोमेशन ज़्यादा किया जाए, प्रॉफिट बढ़ाया जाए और खुली छूट दी जाए सरमादारों को। चाहे वो किसी पूरी छूट होनी चाहिए, किसी तरह के कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, कोई कानून नहीं होना चाहिए, कोई लेबर कानून नहीं होना चाहिए। ये है, ये इसी का नतीजा है। जी जी, मैं देखिए एक बात महत्वपूर्ण कह रहा हूं, जो कही जा रही बात कि ये कहीं कहीं निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। जो कहा जा रहा था कि पूंजीपतियों, कॉर्पोरेट को लाभ जो है खेती में दिख रहा था, वहां वो कब्जा करना चाह रहे थे। सेना में भी वो चाह रहे हैं कि इस तरह का एक जो है अपने पूंजी और अपने मुनाफे का एक जो है आधार तैयार किया जाए। और उसमें ठोस रूप से अगर कहें तो जो सरकार का अपना इंटरेस्ट है कि वो अब तनख्वाह में, पेंशन में या इस तरह के उसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहती, उसमें कटौती चाहती है। और ये प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से चीजों को बढ़ाया जा सकता है, जिसको कि गिल साहब खारिज कर रहे हैं अपने तरीके से। वॉरलॉर्ड की बात नहीं किए, लेकिन प्राइवेट कंपनियां जो पश्चिमी देशों में भी और तमाम, उसमें अभी बताया जा रहा है कि रूस की एक प्राइवेट कंपनी है जिसको जो है हायर किया है पुतिन ने, और इसमें यूक्रेन में उसको लगाए हुए हैं। अमेरिका ने पहली बार इराक में एक प्राइवेट कंपनी की मदद लिया था, ब्लैक वाटर कंपनी है, और उसके जरिए वहां सैनिक गए हुए थे। ये जो प्राइवेट कंपनियों के तहत जो है सैनिक पाले जाते हैं, सैनिक भरे जाते हैं और उनका एक संचालन होता है, ये व्यवस्था क्या भारत में भी आने जा रही है? और कॉर्पोरेट इसीलिए इसका स्वागत कर रहा है, इस रूप में देखा जाए। क्या ऐसी कोई व्यवस्था आगे बढ़ने की इसमें संभावना है? इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। लाल बहादुर जी, इस पर क्या कहना आपका? अनम्यूट, हाँ ठीक। आवाज आ रही है? आ रही हेलो, हाँ आ रही है। महेंद्र, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। नहीं देखिए, ये तो आपने जो ये आपने जो रखा, ये दिशा तो मोदी सरकार की बिल्कुल स्पष्ट है ही। सारी चीजें कारपोरेट के हवाले, और उसके साथ जोड़ लीजिए जो इनका हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है, कारपोरेट हिंदुत्व का, उसकी सेवा के लिए सब कुछ। ये अभी जो अग्निपथ की योजना है, इसके बारे में बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं। कारपोरेट की तो चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं कि 4 साल के बाद सरकार के संशासन से प्रशिक्षित होकर जब वो नौजवान बाहर आएंगे तो वो कारपोरेट की सेवा करेंगे। और उसी के साथ दूसरा पहलू ये है, बहुत लोगों ने आशंका व्यक्त किया है कि भारतीय समाज के मिलिटराइजेशन की, हिंदुओं के सैन्यीकरण की, जो संघ परिवार की लंबे समय से योजना रही है, उनका प्रोजेक्ट रहा है, ये प्रशिक्षित नौजवान जब 4 साल के बाद नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, असंतुष्ट होकर के अपने गांव को लौटेंगे, तो उसके क्या सामाजिक परिणाम होंगे और कैसे फांसीवादी गिरोहों के वो कैनन फॉडर बनेंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। तो जाहिरा तौर पर सरकार के ये सारे प्रयास कारपोरेट की सेवा में
और हिंदुत्व की सेवा की ओर लक्षित है। अच्छी बात यह है कि अब की बार इस मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है। मैं देख रहा हूं कि पिछले 8 साल में मोदी ने बहुत से मिस एडवेंचर्स किए, बहुत से डिजास्ट्रस स्टेप्स उठाए, लेकिन अब की बार जिस तरह वो अलगाव में पड़े हैं इस प्रश्न पर, जितने बड़े स्पेक्ट्रम में सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर उनकी इस योजना का विरोध हो रहा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो अभूतपूर्व है। उनके जो 1-2 बचे हुए पॉलिटिकल एलाइज थे मेन स्ट्रीम में, नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया है। उनके जो नए नए एलआई बने थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इसका विरोध किया है। सारी विपक्षी पार्टियां तकरीबन इसका विरोध कर रही हैं। संघ और भाजपा का जो अपना सोशल बेस है, समाज के जो तबके उनका सोशल बेस है, पहली बार वहां से बड़े पैमाने पर इसका विरोध उभर करके आया है। और सारे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, सारे स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस सब इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो ये कोई फोन आने लगा क्या है इसमें मेरे? हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है, आप बोलिए, बोलते रहिए, आवाज आ रही है आपकी। तो हाँ, वही कोई फोन आ गया। तो वही मैं कह रहा था कि सरकार इस पर जबरदस्त अलगाव में गई है, और शायद उनके जो कारपोरेट दोस्त हैं, जिनको इस योजना से अथवा इस तरह की योजनाओं से सीधे लाभ होने वाला है, उनको छोड़ करके और कोई इन पॉलिसीज पर इनके साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे किसान आंदोलन ने कृषि के प्रश्न को, बुनियादी तौर पर जो सवाल था कृषि के कारपोरेटीकरण का, कंपनी राज का, उसके खिलाफ उस आंदोलन को दिशा देने की कोशिश किया, वो भी इनकम्प्लीट है। वो फिर अगले राउंड में खड़ा होगा। ठीक इसी तरह से इस आंदोलन के माध्यम से ये एक बहुत बड़ा अवसर आया है कि रोजगार के सवाल पर जो बार बार पहले बात हो रही थी, बनाने का सवाल, वो फिर फोर फ्रंट पर आ रहा है, जो 70s में जेपी मूवमेंट के समय उठा था, जी जी, जो लेट 80s में वीपी सिंह के आंदोलन के समय उठा था। वो सवाल एक बार फिर सामने आ सकता है, और मुझे उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इसको इस दिशा में ले जाएंगे। महेंद्र, मुझे जरा निकलना पड़ेगा, ठीक, एक जरूरी काम से, तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक, हम लोग भी लास्ट फेज में हैं। कृष्णकांत जी, अगर आपसे पूछें, क्योंकि मेन मुख्य धारा का जो मीडिया है, आमतौर पर देखा गया है कि वो सरकार के पक्ष में काम करता है और उसके इशारे पर पूरा चलता है। अभी उम्मीद जताई जा रही थी कि सेना के लोग इसका जो है विरोध करेंगे, और वो जो है चीजें जो है उस तरह से हल नहीं होगी, सरकार अपने तरीके से काम नहीं ले पाएगी। लेकिन इस बीच क्या माना जाए, जो अपने पूरे जो है मीडिया को लगा दिया गया है, और सेना के जो रिटायर्ड फौजी हैं जो जाते हैं इन मंचों पर मीडिया के, वो सरकार के पक्ष में कवायद शुरू कर दिए हैं। उसका क्या असर पड़ेगा, और इससे जो है आंदोलन प्रभावित हो सकता है? देखिए, उनकी कोशिश तो रहेगी इनकी। हम केवल 2008 के बाद ही नहीं, 2008 के पहले भी हमने देखा है कि मीडिया की ताकत झोंकी जाती है। हालांकि 2008 के बाद अंतर यह पड़ा है कि तकरीबन सारी की सारी जो मेन मीडिया है वह भाजपा या उनके जो कॉर्पोरेट है, हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो कुछ लोग है, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है, जिन्होंने भाजपा को सत्ता में लाया है 2014 में। इस चीज को भी हमें समझना होगा। समझना क्या होगा, याद दिलाना होगा, हम सब जानते हैं इसको। तो अब उनका चरित्र एक दो छोड़ दे, जैसे एनडीटीवी के कुछ खास प्रोग्राम को छोड़ दें, या हम लोग जैसे जो सोशल मीडिया पे उनको छोड़ दे, तो वो उनकी पूरी कोशिश है। आज भी मैं एक मीडिया में था वहां पे, नव भारत टाइम्स या टाइम्स नव भारत जो है,
उसमें इन लोग की मुख्य रूप से लाते हैं कि जो अभी हिंसात्मक विस्फोट हो रहा है वह गलत हो रहा है, गलत है, उनके उनमें जो शामिल होंगे उनको हम फौज में नहीं लेंगे, वह देशद्रोही हैं, उनको पत्थर कौन दे रहा है युवकों को। और ज्यादा समय नहीं, 2 दिन और यदि आंदोलन चला और आगे बढ़ा तो सो कहेंगे कि पाकिस्तानियों का हाथ है, कनाडा से सिख का हाथ है, ये सब शुरू हो जाएगा। और इसका अंतर आंदोलनकारियों पे जो असंतोष, जो विस्फोट हो कर चुका है मजदूर वर्ग में, नौजवान बेरोजगारों में, उन पर नहीं पड़ेगा। हाँ, जो उनके अपने भक्त हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ लिख के आए हैं, उनको सजोने में कुछ ताकत होगी। जो हमारे पिछले वक्ता थे लाल बहादुर जी, मैं उनसे सहमत हूं कि उनमें भी टूट आई है, लेकिन उनमें से कुछ को पकड़ सकने में शायद वो सफल हो और उनकी वही कोशिश होगी। लेकिन आंदोलन, फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि यदि सही में एक प्रोग्रेसिव एंड रिवोल्यूशनरी फोर्सेस के अंदर में आ गया तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता है। इस केवल सरकार को ही ध्वस्त करने में नहीं, बल्कि इस व्यवस्था को भी ध्वस्त करने। बिल्कुल जी। बिल्कुल। मेरा देखिए इशारा भी, आखिरी सवाल मेरा है सबसे है वो, अभी कहा यही जा रहा है और दिख भी रहा है कि पहली बार सरकार जो है अपने आधार के लोगों से घिर गई है। जो लोग इनको वोट किए थे, जो इनको सपोर्ट करते थे और पिछले 8 सालों में जिनको इनके हर तर्क को, हर पक्ष को, हर नीति को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे थे, आज वो इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और जगह जगह यहां तक पहुंच जा रहा है मामला कि बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। तो ये जो है सरकार कैसे इसको संभालेगी? क्या रास्ता उसके पास बचता है, या जैसा अभी दिख रहा है कदम पीछे नहीं खींचना चाहती, क्योंकि आज उसने अपने तरीके से जुमले फेंकने शुरू कर दिए हैं। उसने एज तेज कर दिया, कारपोरेट से लालच दिलवा रही है, तरह तरह के तरीके अपना रही है। ऐसे में सरकार कितना जो है पीछे जाएगी और नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी, और आंदोलनकारी जो है कितना आगे बढ़ पाएंगे? रविंदर जी आपसे शुरू करेंगे। देखिए, मैं जो है इसके ऊपर अभी भी मैं इसको कहूंगा कि इट इज नॉट ए सेटल्ड केस। ये नहीं कहा जा सकता कि आंदोलन आगे कामयाबी की तरफ जाएगा ही, क्योंकि इस आंदोलन में जो बात बताई गई जो किसान आंदोलन से भिन्न है, किसान आंदोलन चाहे जैसा भी था एक संगठित आंदोलन था। इसमें अभी ये संगठन शक्ल ले रहा है, लेकिन ये तयशुदा बात है, एक इतिहास गवाह है कि कभी भी कोई आंदोलन कभी भी बेकार नहीं जाता, और इस रूप में ये देश के पैमाने पर एक व्यापक बेरोजगारी के खिलाफ बन रहे आंदोलन का एक हिस्सा बनेगा और उसके अंदर योगदान करेगा। और तीसरी बात, ये आंदोलन जो जाएगा, जैसा कि कृष्णकांत जी ने कहा कि इसका रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल तभी और केवल तभी हो सकेगा जब वो रोजगार के अलावा अन्य सवालों को भी अपने साथ जोड़े। एक वैकल्पिक आर्थिकी का सवाल, नियोलिबरल ऑर्डर की जो मजबूरी है उसका सवाल को जोड़े, और ये काम तभी होगा जबकि अन्य जो प्रगतिशील ताकतें हैं वो इसके समर्थन में उतरे, जो उतर रही हैं। इसलिए मैं आशान्वित बहुत हूं, लेकिन फिर भी हमको बहुत ज्यादा देखना नहीं चाहिए। लेकिन ये तय है कि अगर ये बढ़ा थोड़ा तो सरकार को कदम वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साल से रियायत से काम नहीं बनने वाला है। जी गिल साहब आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ ग्रुप कैप्टन साहब से और प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं कि आंदोलन एक शेप ले सकता है, एक बड़ा आंदोलन बन सकता है, बेरोजगारी के खिलाफ एक आंदोलन बन सकता है। उसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। जहाँ तक सवाल है कि बीजेपी कई जगह फंस गई है, अपने लोगों में भी फंस गई है। खासतौर पर जो बड़े बड़े मूछ वाले जर्नैल आते थे, जो आप मीडिया में, आपके मीडिया में आते थे, जो उनके फेवर में बात करते थे, वो खुद क्षुब्ध है, इससे बहुत क्षुब्ध है, क्योंकि एक तरह से प्रोफेशनलिज्म जो आर्मी का है उसको उस पर आघात है, तो उससे खुश नहीं है वो खुद, जो उनके खास लोग हैं। तो इन्होंने क्या है कि किसी से बात नहीं की। मजे की बात है कि मोदी को आदत है जुमले फेंकने की और डिसीजन लेने की। वो जो एक तरफा डिसीजन लेने के तरीके उनके हैं, मोदी हैं, उनके खास पोट्री के जो चंद लोग हैं, वो बहुत सी बातें बिना सोचे करते हैं। ये जो काम किया है इसका कोई कहीं पर कोई एग्जाम्पल नहीं है, कहीं दुनिया में कहीं भी नहीं है। कहीं आप दुनिया में चले जाइए, इस तरह का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा अग्निपथ टाइप का। और एग्जाम्पल्स हैं कि आप कंस्क्रिप्शन है कि पर आप कंपलसरी फौज ज्वाइन करनी है, ऐसा पॉसिबल है। अब फौज, जैसे अमेरिका में फौज पहले कंपलसरी थी कि नौजवानों को, मेल को 18 साल के बाद में फौज 2 साल के लिए ज्वाइन करनी पड़ती थी, तो वो कंस्क्रिप्शन सर्विस थे। अब वो कंस्क्रिप्ट जो होते थे
वो जब वापस आते थे 2 साल के बाद में, वो सारा गुंडागर्दी करते थे, वो क्रिमिनल बन जाते थे। तो उनका कोई अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं होता था, उसको अच्छा नहीं माना जाता था कि आया है फौज से बदमाश होगा। तो फौज से डिसिप्लिन सिखाना, ये जो बात है, ये बहुत अजीब बात है। फौज में मारना भी सिखाया जाता है। तो खैर सवाल है कि ये क्या करना चाहते हैं, ये उसको मिलिटराइज करना चाहते हैं सोसाइटी को, या इनका रिक्रूटमेंट का तरीका क्या होगा? हो सकता है अपने लोग ही भेजें लार्ज नंबर में, बड़ी तरीके से रिक्रूट करें, किस तरह सेंट्रलाइज करेंगे, किस तरह करेंगे, इसको कोई जानकारी नहीं है। ये बड़ा मुश्किल है। कृषकान जी कल जी है ये खतरनाक। जी कृषकान जी, कल आपने कहा था कि सरकार वापस नहीं लेगी फैसला, बहुत जिद्दी सरकार है, लेकिन मैं उसके बाद फिर आपसे पूछता हूं, कितना दबाव पड़े तो क्या वापस लेने गुंजाइश बनेगी, और कितना दबाव पड़े तो कहां तक जाए मामला? ये आंदोलन, जैसा हमारे साथी ने कहा, कि जरूरी नहीं कि सफल ही हो जाए, लेकिन यदि आगे बढ़ता है, 2 से 3 दिन और बढ़े, तो सरकार शायद खुद मजबूरी में इसे वापस लेगी। लेकिन अब सरकार को यह पता है कि मसला अब केवल मतलब इस फौज का जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जो जॉब निकाला है 4 साल वाला, है ना, वहीं तक सीमित नहीं है। अभी पूरे बेरोजगारी से और अन्य आर्थिक समस्याओं से, जैसे बढ़ती हुई गरीबी, खत्म होता हुआ शिक्षा, खत्म होता हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था, वो सब जुड़ चुका है। इसलिए अब सरकार बहुत दुविधा में गई। ऐसी नहीं फंसी थी किसानों के आंदोलन में जो यहाँ फंस चुकी है। बिल्कुल, तो मुश्किल है, कहना मुश्किल है। जी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है लास्ट में, कि मामला सिर्फ किसी नौजवान के रोजगार का नहीं है, बल्कि एक ऐसे मौके पर पहुंच गया पूरा मुद्दा जिसमें कि दूसरे जो तबके हैं उनसे भी जुड़ जाता है। जो आपने गिनाया है, महंगाई की मार अब झेल रही है जनता, पेट्रोल इतना महंगा है, स्वास्थ्य लेके शिक्षा पूरा स्टेक पर लगा हुआ है, और सब कुछ लग रहा है कि एक मौका है अब यहीं खड़े हो जाना एक साथ। और अगर वो कोई एकता बनती है तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल खड़े होने जा रही है। देखना होगा सरकार उसको कैसे निपटती है। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही, और अपने मेहमानों का जो आए, कल हम लोगों ने कुछ बात की थी, उससे आज कोशिश की आगे बढ़ाने की। और चूंकि ये मामला छोटा नहीं है और आगे बढ़ेगा, और इसके अलग अलग रूप आ रहे हैं सामने, लिहाजा हम इस पर शायद कल भी बने रहें, और नहीं तो अगर कल कोई दूसरा मामला आता है तो उस पर हम बात करेंगे। कृषकान जी आपका शुक्रिया, रविंदर जी आपका शुक्रिया, गिल साहब आपका शुक्रिया, और दर्शकों का भी शुक्रिया जो लगातार हमारे साथ बने रहे। कल फिर इसी समय मिलते हैं आपसे इसी मंच पर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत।